आशा को बधाई देती हूँ और आशा को बहुत बहुत आशा का अभिनंदन करती हूँ कि एक बिल्कुल नई नायाब पुस्तक उन्होंने आज हम लोगों के हिंदी प्रेमियों के सामने रखी है। आशा ने ठीक कहा था, आशा जी ने, कि मैं सचमुच आने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा और मैंने कहा कि हमेशा ये जो आज का आयोजन है ये अलग इस तरह से है कि ज़्यादातर लोग भेज देते हैं और कह देते हैं कि आइए इस फला दिन और आकर के आप कर दीजिए, इसका लोकार्पण हो जाएगा। लेकिन आशा ने एक बड़ी हठीली जिद पर आ गई, कहने लगी कि नहीं, आपको मेरी कहानी पहले pढ़नी है। और शायद वो जानती थी कि इस कहानी को पढ़ने के बाद सूर्यबाला जी ना नहीं कह पाएंगी, ऐसी कहानी। बहुत मैंने 2 कहानियाँ इन्होंने भेजी थी, पहले एक भेजी और जब मैंने जो आपने बड़ी अच्छी तरह उसका वर्णन किया कि वो किस तरह इंतज़ार कर रही थी, और जब मैंने बताया कि नहीं, आपने एक नई ज़मीन तोड़ी है, एक नई शोध की है, और आजकल चल रहे जो विषय, आम तौर पर आजकल कथा लेखन बहुत अच्छा हो रहा है हिंदी में, बहुत अच्छी कहानियाँ और सारा साहित्य ही, इसके विषय में कोई 2 मत नहीं है, लेकिन कुछ जो विषय हमेशा आम तौर पर लिखे जाते हैं उससे अलग आशा जी ने, मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल अलग विषय है। और जैसा आपने कहा कि अनछुआ विषय है, अभी तक इतना लिखा गया, लेकिन विभाजन और विस्थापन, इन दोनों बहुत मार्मिक समस्याओं पर अभी तक मुझे नहीं लगता कि हिंदी में इस तरह का कोई दूसरा संग्रह आया हो। इस पहले कथा संग्रह के लिए मैं फिर आपको बार बार बधाई देती हूँ। नहीं, क्योंकि कहानी हम सिर्फ एक कहानी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, एक टाइम पास के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कहानी हमें बहुत कुछ दे के जाती है। और आप अगर ये सोचें कि आज से 2/3 सदी पहले जो कुछ गुजर गया वो गुजर गया, और तब से पानी बहुत ज़्यादा बह चुका है, तो ऐसा कह के हम इनकार नहीं कर सकते। और आशा जी कहानियाँ तो ऐसी लिखी आशा जी ने कि वो कुछ वाक्यों के अंदर अंदर आपको 2/3 सदी पुराने उस समय में पहुंचा देती हैं। आप अपने सामने देखेंगे कि किस तरह लोग भाग रहे हैं उस घर में, अपने घर से बेघर कर दिए वालों का एक सिर्फ शब्द नहीं होता, विस्थापन एक शब्द नहीं है, और विभाजन एक शब्द नहीं है। भीष्म जी की तमस आई थी बहुत वर्षों पहले, और उस पर सीरियल और ये फिल्म भी बनी थी, और तब हम में से बहुतों ने महसूस किया था कि क्या होता है विभाजन, क्या होता है विभाजन का दर्द। यहाँ पर हमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें राजनीति, हम देखते हैं कि किस तरह हमें खेल खिलाया जाता है और किस तरह निरपराध लोग उसके शिकार होते हैं। आपने कहानी सुनी, अभी बहुत मार्मिक कहानी आपने सुनाई आशा जी, और सुन के मुझे मालूम है कि हम विस्मित विमूढ़ रह गए, स्तब्ध रह गए पढ़ करके। वो सारा समय हमारे सामने साकार हो गया। और कितने ऐसे मार्मिक वाक्य जो आपने मुझे कहानी ईमेल की थी उसमें है, मैंने सोचा था मैं सारे वाक्य लिख कर ले जाऊंगी और जा करके लोगों को सुनाऊंगी कि अरे, उसमें एक वाक्य आता इस तरह का कि हम तो हिंदुस्तान में रहते थे, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आज ये पाकिस्तान कैसे हो गया। ये ज़मीन, ये घर, ये शहर जहां हम रह रहे हैं, आज हमसे कहा जा रहा है ये पाकिस्तान हो गया है, बंटवारा हो गया है, रावलपिंडी में छुरे चल रहे हैं, सियालकोट में बम फटा है, चलो अब घर छोड़ के भागना है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है कहानी के। आशा जी की कहानी को अगर मैं कहूँ कि ठीक है, आपकी ज़्यादातर कहानियाँ, ज़्यादातर परंपरा ये है हमारी कि हम जब किसी कृति के लोकार्पण पर आते हैं तो सिर्फ उसकी आंख मूंद कर गांधारी की तरह प्रशंसा करते हैं। मैं उन प्रशंसा करने वालों में नहीं हूँ, मैं आपको वस्तुस्थिति बताती हूँ और उसका कारण भी बताती हूँ कि ज़्यादातर कहानियाँ आपने जो अभी पढ़ी, अभी इस तरह विक्षिप्त हो जा रहे हैं लोग कि अरे, हमें बुलाया जा रहा है, हमें बहलाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि तुम आओ, बसो, रहो हमारे यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कहानी सिर्फ सवर्णों की या कहानी सिर्फ दलितों की नहीं है। यहाँ सवर्णों का दर्द है तो गरीबों का, दलितों का, वाल्मीकि समुदाय का भी दर्द है। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि दुख सिर्फ गरीब और अमीर नहीं हुआ करते, दुखों को आप गरीब और अमीर की श्रेणी में नहीं बांट सकते। आप देखिए दोनों तरह के दुखों को, हर तरह के, लेकिन एक पयस्विनी बह रही है, एक अंतरधारा बह रही है, वो है जो 370 की और जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस धारा के नाम पर जो अन्याय होता चला गया, नियम कानून
कितने निर्मम हो सकते हैं कि वहाँ पर वो एक वाल्मीकि परिवार की कहानी मैंने पढ़ी, प्रीतों की, जो आपकी थी, और दूसरी सवर्ण परिवार की, दौलत राम की, प्रेम सिंह की, जहाँ पर कि स्कूल में मास्टर कह देता है कि अरे अब भाग रहे हैं। 18 लोगों का संयुक्त परिवार किस तरह भाग रहा है अपने घर को छोड़ करके, अपनी प्यारी प्यारी चीजें समेट कर। और कौन सी चीज प्यारी नहीं, एक एक दीवार, एक एक पेड़, जामुन का पेड़ का जिस तरह वर्णन किया है। और मैं कहूँ कि शिल्प में तो आपको महारत हासिल है, आपके परिवार को, आपके संस्कार को ये चीज जाती है कि हम रोमांचित और स्पंदित एक साथ होते हैं ऐसी कहानियां पढ़कर। और जो मैंने बात शुरू की थी कि सिर्फ कहानीपन पर मत जाइए, इस किताब को एक रिपोर्टाज की तरफ भी देखिए, एक सत्य कथा की तरफ भी देखिए। और हिंदी में कथा लेखन की जो नई परिपाटी आई है, जो नई परंपरा चल रही है, उसमें हम विधाओं के बंधनों को तोड़ रहे हैं, विधाओं की सीमाओं को तोड़ रहे हैं। और इसमें हम ये नहीं मानते कि हमें बस इतनी लंबी चौड़ी ऐसी इसकी और ऐसी कहानी लिखनी नहीं। जिस विषय को आपने उठाया है, आप किसी भी विषय को लीजिए, लेकिन जिस विषय को आपने उठाया है उसमें कितनी गहरी तकलीफ के साथ आप घुसी हैं। हम में से, हम आप में से सब लोग, हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर, हम कश्मीर के, हम धरती के स्वर्ग में जाते हैं, हम फूल ढूंढते हैं, वादियां ढूंढते हैं, और ढूंढ के और नौका विहार करके चले आते हैं। लेकिन आशा जी जब कश्मीर गईं तो उन्होंने वहाँ फूल नहीं, वहाँ की तकलीफ, दुख, दर्द, और उसको देखा, उसके अंदर डूबी, और वहाँ से वो खजाना लेकर आई जो हम में से पढ़ने वाले हर एक को बहुत सारी सच्चाइयों से वाकिफ करेगा। और एक दूसरी चीज़, मैंने आपकी कहानी में, ये मैं कहानी अपनी पसंद की बात कह रही हूँ, ये मैंने देखा कि आपकी जो भाषा शिल्प है आपका, कहानी तो हमने बताई कि मोर और लेस सब में आपको समस्या वही मिलेगी। सॉरी, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी शक्ति और कौशल कहती हूँ कि कहानीकार ने कहानी के विषय के मार्मिक प्रसंगों को किस तरह अपनाया है और किस तरह उसे अभिव्यक्त किया है। आपकी कहानी में जो आपने मुझे भेजी थी पहली, उसमें एक आता है जहाँ पर कि ब्याही हुई आती है प्रीतो, और रात में अंधेरे में कहाँ सब भाग रहे हैं, पोटली लिए जा रही है अंधेरे में। अंधेरे में उसका पति नव, वो कहते हैं जो दूल्हा, नया ब्याहा पति, और वो उसके अपनी नवब्याही पत्नी के पास रात के अंधेरे में आता है। मैं कहती हूँ कि किसी दूसरे के पास ये प्रसंग मिला होता ना, तो उसका ऐसा खुला स्थूल वर्णन करता कि पढ़ने वाले उस पे को लेकर के चटखारे मारते रह जाएं। लेकिन आशा जी ने इतना सांकेतिक, इतना सुंदर वर्णन किया कि बात पूरी कह दी गई है, लेकिन कहीं किसी आपको एक उंगली दिखाने की नौबत नहीं आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा कहती हूँ जब लोग मुझ पर ये आरोप लगता है कि आप तो स्थूल, आप क्यों नहीं इन वर्णनों के खिलाफ, और आप बेकार अश्लीलता कहती हैं। अश्लीलता तो व्यक्ति की नज़र में होती है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो अश्लील है उसको हम में से आप सब उसे अपने अंदर अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, सिर्फ उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई भी वर्णन लें, हमें श्रृंगार के वर्णन से, सेक्स के वर्णन से, किसी वर्णन से हमें नफरत नहीं है, क्योंकि हर प्रवृत्ति, हर वृत्ति, हर इंस्टिंक्ट हमारे लिए और उसके लिए खुला है, दरवाजे खुले हैं करने के लिए। लेकिन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी कि ये चीज़ें वर्णन में नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊं, आपने प्रीतो की मृत्यु दिखाई है। प्रीतो जो एक वाल्मीकि समुदाय की लड़की है, और जब आके मैला ढोते ढोते वो बिल्कुल उपकाई आने लगती है, नहीं कर पाती है, और तब वो अपनी जाति, अपने समुदाय की न्याय के लिए खड़ी होती है। और वो जो लड़ाइयाँ लड़ती है वो तो आप किताब पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु होती है। और उसका पति, उसके पति के पहले दौलत राम तो कहता है कि मैं नहीं कर पाया, मैं तुझे ब्याह कर लाया, जो आपने इस कहानी में सुना वही चीज़ें हैं, लाया, मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया, लेकिन वो लड़ती है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं विस्मित हो गई जिस तरह आशा जी ने प्रीतो के मृत्यु की बात कही है। मतलब मृत्यु को भी इतना निर्वेदी, इतना सुंदर, इतना शांत बना दिया है कि प्रीतो स्वयं विदेह होकर के, उसकी देह पड़ी है और उसकी आत्मा जो है, अंतरात्मा, उसको देखती हुई कह रही है कि मैं यहाँ पड़ी हूँ, लोग इस तरह कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उठो,
मेरे इसको इस तरफ की बात विलाप करना छोड़ो, उठो, जो संकल्प मैंने लिया है उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। मृत्यु के माध्यम से इतनी बड़ी बात आपने कही है। मुझे ये 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं कहते रही लेकिन मैं खुद भी कहानियों में बहुत कुछ ढूंढती हूँ। आपको बहुत 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 बधाई।